नमस्कार बच्चों, मैं डिम्पल सैनी लेकर आई हूँ फिर से आपके लिए हिंदी की ऑनलाइन क्लास। तो हमारी 12th क्लास का हार्दिक अभिनंदन है आपकी इस ऑनलाइन क्लास में। तो हमारी जर्नी अभी चल रही है, हम रुकने वाले नहीं हैं। आप लोग कैसे हैं? पढ़ाई में ध्यान देना है आप सभी को, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही जल्दी होने वाले हैं। तो हम बात कर रहे हैं हमारे टॉपिक की तरफ। तो हमारा नया टॉपिक है आज निबंध लेखन। ठीक है, हमने ग्रामर कर लिया है, अब हम रचनात्मक कार्य में आ गए हैं। देखिए, ग्रामर के छोटे छोटे टॉपिक में 2-2, 3-3 मार्क्स के, कोई 4 मार्क्स का है, कोई 5 मार्क्स का है। इस तरह से हम ये मार्क्स वाला भी वीडियो जरूर लेकर आएंगे। उससे पहले मैं बताती हूँ कि जो रचनात्मक कार्य है उसमें हमारा पत्र लेखन और निबंध लेखन ये दोनों आते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी वाले टॉपिक है जिसमें मार्क्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं। कम से कम 6 मार्क्स का या 5 मार्क्स का तो हमारा निबंध होता है और उसके 4 या 5 मार्क्स का हमारा पत्र होता है। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक है निबंध। निबंध, कई बच्चे कहते हैं मैम निबंध हमें लिखना नहीं आता है, कैसे लिखे। मैं देखती हूँ कई बार कई बच्चे है ना पूरा ऐसे डिटेल में निबंध लिख लेते हैं, बस पेजेस भरे जाते हैं। हाँ, वो कहते हैं कि हमने बहुत अच्छा लिखा, हमने सारा जितना था उतना सारा लिख लिया। लेकिन एक प्रारूप होता है, एक पैटर्न होता है निबंध लिखने का। उसके अनुसार अगर आपने निबंध नहीं लिखा है तो आपके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। भले ही आपने बहुत अच्छा निबंध लिखा है, अपने विचारों को व्यक्त किया है, जो बातें उसमें पूछी गई थी, मतलब जो निबंध में होनी चाहिए उस टॉपिक को लेकर आपने लिखा है, लेकिन पैटर्न के अनुसार नहीं लिखा है तो वो आपका लिखा हुआ बिल्कुल व्यर्थ जाएगा। इसलिए आपको निबंध बहुत ही तरीके से लिखना है। कैसे लिखना है, पूरी उसकी एक रूपरेखा बनती है। उस रूपरेखा के अनुसार निबंध लिखोगे तो आपके फुल में से फुल मार्क्स आ जाएंगे। तो वही आज हम पढ़ने वाले हैं कि निबंध कैसे लिखते हैं। तो निबंध लिखने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हम ये देखेंगे। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है यहाँ पर निबंध लेखन। ठीक है, निबंध लेखन यानी पहले निबंध होता क्या है, निबंध की परिभाषा क्या है, पहले हम वो देखेंगे। तो ये है हमारा निबंध की परिभाषा। ठीक है, अपने मानसिक भावों या विचारों को संक्षिप्त रूप से, कैसे संक्षिप्त, तो क्या मतलब क्या होता है, बहुत छोटे रूप में। हमारा देखिए कभी कभी ऐसा होता है, हम किसी टॉपिक पे हम निकल गए कहीं घूमने, मान लीजिए कोई ऐसा विषय हमें दिख गया, उस विषय के ऊपर हम बहुत से अपने विचार व्यक्त करते जाते। ठीक है, तो जब विचारों का बड़ा सागर सा बन जाता है तब कई लेखक और कवियों ने ऐसे ही निबंध रचना करी है कि जब वह कभी बाहर निकले और उन्होंने कभी सामाजिक तौर पर या आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर या किसी भी पहलू को लेकर अगर कोई निबंध रचना करी है तो पहले उनके मन में बहुत से विचार उत्पन्न हुए होंगे। ठीक है, उन विचारों को बहुत बड़े अथाह सागर में, यानी कि बहुत बहुत ज़्यादा गहरे विचार जब उत्पन्न होते हैं तो उनको संक्षिप्त रूप से वे एक पुस्तक में, यानी कि एक मतलब पेपर में जो पेज होते हैं उनमें वो उतार देते हैं, अपनी कलम से वे लिख डालते हैं। ठीक है, लेकिन वो क्या होता है, उनके विचारों का संक्षिप्त रूप होता है। क्या होता है, संक्षिप्त, बिल्कुल छोटा सा रूप होता है। वह उस विषय के ऊपर अथाह सागर लिख सकते हैं, बहुत ही भंडार लिख सकते हैं, लेकिन वे इतना लिखते हैं ताकि उसमें, ये एक बिहारी जी की एक कविता है, गागर में सागर भरने वाली जो बात है, यानी कि बहुत थोड़े में बहुत सी बात कह जाना। ठीक है, तो यही निबंध भी यही होता है कि बहुत छोटे रूप में, मतलब कि ज़्यादा इसमें लिखने का नहीं होता है, क्योंकि एक विषय पर जब लिखने लगते हैं तो बहुत सारा लिख लेते हैं, लेकिन निबंध की कुछ सीमाएं होती है लिखने की, जितना पूछा है उतना लिखना है। तो निबंध क्या होता है, बहुत संक्षिप्त रूप में हमारे मानसिक विचारों या भावों का संक्षिप्त रूप होता है, यानी कि बहुत छोटा रूप होता है। ठीक है, संक्षिप्त रूप से तथा नियंत्रित ढंग से लिखना निबंध कहलाता है। नियंत्रित ढंग से यानी कि बहुत से नियम होते हैं, उनको फॉलो करना, उन नियमों के अनुसार हमें वाक्य रचना करते हुए और क्रमबद्ध रूप से निबंध लिखना चाहिए, तो वह निबंध सार्थक निबंध होता है। ठीक है, फिर है दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि किसी भी विषय पर अपने भावों को पूर्ण रूप से क्रमानुसार का मतलब क्या होता है, क्रम अनुसार एक पंक्ति का दूसरी पंक्ति से बिल्कुल मेल खाता हुआ वाक्य होना चाहिए, संबंध स्थापित करता हुआ होना चाहिए।
तो वो निबंध कहलाएगा। ठीक है, तो वो एक सार्थक निबंध कहलाएगा। फिर है क्रमानुसार और लिपिबद्ध। लिपिबद्ध का मतलब होता है या तो आप अंग्रेजी में लिख रहे हैं तो अंग्रेजी की लिपि अपनाएंगे, ठीक है, हिंदी में लिख रहे हैं तो हिंदी की लिपि जो देवनागरी है वो अपनाएंगे, किसी भी भाषा में लिख रहे हैं तो उसी भाषा की लिपि आप अपनाते हुए और क्रमबद्ध रूप से अपने भावों और विचारों को लिखते जाएंगे, और यही क्या कहलाता है, हमारा निबंध कहलाता है। ठीक है, फिर है क्या कह रहा है ये कि किसी विषय पर अपने भावों को पूर्ण रूप से क्रमानुसार लिपिबद्ध करना ही निबंध कहलाता है। क्या कहलाता है, निबंध कहलाता है। निबंध शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला है हमारा नी और दूसरा है हमारा बंध। ठीक है, नी प्लस बंध, इन दोनों से मिलकर हमारा ये निबंध शब्द बनकर तैयार हुआ है। इसका अर्थ है कि भली प्रकार से बंधी हुई रचना, मतलब कि भली प्रकार से मतलब पूरे अपने नियम कानूनों के द्वारा एक कोई रचना लिखी गई है और वही रचना क्या कहलाएगी, निबंध कहलाएगी। अपने मन के भावों और मन के विचारों को जहाँ व्यक्त किया जाता है और वो भली प्रकार से लिपिबद्ध और क्रमबद्ध रचना कोई है तो वो क्या कहलाएगी, निबंध कहलाएगी। ठीक है, अर्थात वह रचना जो विचार पूर्वक यानी कि विचार से क्रमबद्ध रूप से लिखी गई हो, इसके आधार पर हम सरल शब्दों में कह सकते हैं कि निबंध व गद्य रचना है जो किसी विषय पर क्रमबद्ध रूप से लिखी गई हो। किसी भी विषय पर, कोई भी विषय हो सकता है, उसके ऊपर क्रमबद्ध रूप से लिखी गई हो, क्रमानुसार लिखी गई हो। हाँ, इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, इस प्रकार से लिखना वो क्या कहलाएगा, निबंध कहलाएगा। ठीक है, अब हम कह सकते हैं कि गद्य रचना। अब गद्य रचना क्यों कही गई है, क्योंकि निबंध, कहानी, ये सब क्या, नाटक, ये सब क्या होते हैं, गद्य रचना होती है। जो लेखन की दो विधाएं होती है, एक होती है पद्यात्मक, एक होती है गद्यात्मक। पद्यात्मक में काव्य रचना यानी कि कविताएं लिखी जाती है, और जो कविताओं के अलावा हम और चीज़ें हमारे मन के भावों को हमारी जो कलम है, लेखनी है, उसके द्वारा जब हम लिख लेते हैं मन के भावों को, विचारों को हम अपनी पुस्तक में लिखते जाते तो वो क्या कहलाती है, गद्य रचना कहलाती है। तो निबंध भी उनमें से एक है। निबंध भी गद्य की विधा है यानी कि गद्य रचना है जो किसी भी विषय पर क्रमबद्ध रूप से लिखी जाती है। ठीक है, अब आते हैं हम निबंध के अंग की तरफ कि निबंध के क्या क्या अंग होते हैं। हमने क्या पढ़ा पहले कि निबंध क्रमबद्ध रूप से किसी भी विषय में मन के भावों को अगर हम व्यक्त कर रहे हैं तो क्रमबद्धता होनी चाहिए। एक पंक्ति का दूसरी से, एक अनुच्छेद का दूसरे अनुच्छेद से संबंध स्थापित होना चाहिए, तभी वह एक सार्थक निबंध कहलाएगा। अन्यथा हमने एक पैराग्राफ तो एक बात तो यहाँ कह दी और दूसरी बात हम एंड में कह रहे हैं, तो फिर वो निबंध का जो क्रमबद्धता है ना वो टूट जाती है और फिर हमें समझ में नहीं आता है कि वो कहना क्या चाह रहा था। इसलिए हमें जब निबंध लिखते हैं तो हमें ये सावधानी रखनी चाहिए कि जब अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं तो उनमें क्रमबद्धता होनी चाहिए, यानी कि हम क्रम से लिखते जाए कि कौन सी बात किसके बाद आएगी, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अब है हमारे निबंध के अंग। तो निबंध के मुख्य 3 अंग होते हैं। कौन कौन से, देखिए 3 नहीं, यहाँ पर 4 अंग होते हैं। सबसे पहले तो 3 अंग होते हैं, उसमें पहला आ गया हमारा शीर्षक। तो ये अंग में नहीं आएगा। मान लीजिए कोई शीर्षक लिया, कोई टॉपिक ले लिया कि निबंध किस पर लिखना है। छोटे बच्चे जैसे विद्यालय पे लिखते हैं तो विद्यालय के ऊपर बहुत सारे हो जाते हैं। ठीक है, हम यहाँ लिखते, मान लीजिए हमने यहाँ लिखा आतंकवाद। ठीक है, आतंकवाद पर हमने निबंध लिखा, तो ये क्या हो गया, हमारा शीर्षक हो गया। क्या हो गया, ये शीर्षक हो गया। अब इस आतंकवाद को लिखने के लिए सबसे पहले हम यहाँ बनाएंगे रूपरेखा। क्या बनाएंगे, यहाँ पर रूपरेखा बनाएंगे, और रूपरेखा के अंतर्गत ये तीनों चीजें आएगी कि प्रस्तावना यानी कि आतंकवाद क्या है उसके बारे में बताएंगे, फिर विषय विस्तार आएगा और उसके बाद में उपसंहार आएगा। कि 3 अंग होते हैं। ये 3 अंग बहुत मुख्य होता है कि सबसे पहले प्रस्तावना आती है, उसके बाद में जो हमने हमारा जो विषय यानी कि जो टॉपिक है उसका विस्तार बताएंगे, उसके कारण बताएंगे, उसके परिणाम बताएंगे, उसका हल बताएंगे, ये सारी चीजें उसके अंदर बताएंगे, और अंत में हमारा आएगा उपसंहार यानी कि जो निष्कर्ष निकलता है, हमारा जो कंक्लूजन निकलता है वो क्या है। ठीक है, तो निबंध के कितने अंग होते हैं, निबंध के 3 अंग होते हैं, प्रस्तावना, विषय विस्तार और उपसंहार। ठीक है, अब हम देखते हैं कि निबंध लिखते समय हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या आवश्यक है।
पहला है हमारा शब्द सीमा का ध्यान रखना चाहिए। देखिए सबसे पहले क्या करना चाहिए हमें, शब्द सीमा का, हम जब जो हमारा क्वेश्चन पेपर है, हम प्रश्न पत्र है हमारे सामने आया, और हम जब देखेंगे कि निबंध हमें सबसे पहले मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन आया, हम निबंध पर जाते हैं, जब हम निबंध का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो उस समय आप सबसे पहले ये देखिए कि शब्द सीमा कितनी लिखी गई है। कभी कभी 300 लिखी हुई होती है, कभी कभी 400 लिखी हुई होती है, और कभी कभी 500 शब्द सीमा लिखी हुई होती है। यानी कि आपको अगर 300 लिखी हुई है तो 300 तक ही आप निबंध लिखेंगे, और उसी में आपको पूरे आपके निबंध के पूरे टॉपिक को निपटाना होगा, पूरा सार लिखना होगा। तो आप ऐसे शब्दों का, ऐसे क्रमबद्ध शब्दों का उपयोग करेंगे जिससे निबंध के सारे जितने भी तथ्य थे वो सारे के सारे उसमें समाहित हो जाए। ठीक है, अगर 500 शब्द सीमा है तो बहुत अच्छी बात है, आप अपने मन के विचारों को और अच्छे से व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, शब्द सीमा का, यानी कि निबंध लिखने की शब्द सीमा पर पहले ध्यान देना चाहिए। अगर 300 लिखा और आपने 500 लिख लिया तो वो भी गलत है, आपके मार्क्स कट जाएंगे। इसलिए शब्द सीमा को ध्यान में रखते हुए फिर आपको निबंध रचना करनी है। ठीक है, दूसरी बात कही गई है भाषा की शुद्धता। ये बिल्कुल हमारी जो लिखने की भाषा है, लिखने की जो कला है वो शुद्ध होनी चाहिए, एकदम स्पष्ट होनी चाहिए। सामने वाला जब पढ़ता है तो उसको हमारे जो मन के भाव है उसको मतलब स्वतः ही पता चल जाए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। ऐसे हमारी शुद्ध और सरल भाषा का उपयोग करना चाहिए हमें, बिल्कुल क्लिष्ट यानी कि कठिन और जटिल भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। सरल यानी और क्रमबद्धता होनी चाहिए। ठीक है, इतना हमें ध्यान रखना है। फिर है तीसरा हमारा है विराम चिन्हों का प्रयोग करना चाहिए। जी बिल्कुल, विराम चिन्ह क्या होते हैं, जैसे खड़ी पाई है ना, अल्प विराम, ये हो गई हमारी खड़ी पाई, ये हो गया हमारा अल्प विराम, ये हो गया हमारा उद्धरण, ये हो गया हमारा जब हम किसी बात को, कथन को मुख्य रूप से कह रहे हैं या कोई परिभाषा लिख रहे हैं, तो इस प्रकार के ये जो विराम है इनके अंदर वो बात कही जाती है और वो कथन हूबहू होता है, जैसा कहा गया है वैसा ही लिखना होता है, उसमें कोई किसी प्रकार का फेरबदल हम नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे विराम चिन्हों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। फिर है मौलिकता, बिल्कुल मौलिकता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमारा हम जो लिख रहे हैं वो हमारा खुद का होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं हम रट के आ रहे हैं, या हमारे निबंध क्या है, मन के विचार होते हैं। ठीक है, हमारे मन के भाव होते हैं, हम किसी विषय को हम किस प्रकार से देखते हैं वो होता है निबंध का। हम कोई टॉपिक आ गया है, कोई जैसे आतंकवाद हमने लिया था, उस आतंकवाद के विषय में हम क्या सोच रहे हैं, उसके क्या कारण है, क्या परिणाम है, क्या प्रभाव रहता है समाज के ऊपर, ये सारी चीज़ें हम अपने मन के भाव यानी कि अपने विचारों को व्यक्त करना है आतंकवाद के विषय के ऊपर। ठीक है, तो वो होती है मौलिकता। 5th नंबर है विषय के अनावश्यक विस्तार से बचे, किसी सूक्ति, उदाहरण या सुभाषित या काव्य पंक्ति का प्रयोग। बिल्कुल, अगर आप निबंध रचना कर रहे हो, या तो आपने बीच में या प्रारंभ में या अंत में किसी प्रकार का श्लोक लिख दिया है, या किसी प्रकार का उदाहरण डाल दिया है, या कोई पंक्ति सूक्ति लिख दी है, या कोई सुभाषितानी के श्लोक लिख दिए हैं, ठीक है, या कोई छोटी सी कविता लिख दी है आपने, तो आपका जो निबंध है वो बहुत ही प्रभावशाली बनेगा। उसको वो जो पंक्तियां हैं वो आप उदाहरण के तौर पर लिखते हैं तो वो एक तरह से निबंध को सजाने का कार्य करेगा और बहुत प्रभावित करता है सामने वाले को। हाँ, कि भाई देखिए आपने जो ये जो टॉपिक है उस टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए, उसी से संबंधित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका निबंध का टॉपिक अलग है और आप सूक्ति लिख रहे हैं कुछ और। ठीक है, हमारा जो पंक्तियाँ होती है, चाहे वो कविता की हो, चाहे वो श्लोक की हो, चाहे वो सूक्ति हो, चाहे सुभाषितानी हो, चाहे किसी प्रकार का उदाहरण हो, वो सभी हमारे उस विषय से संबंधित होना चाहिए, वो विषय को समाहित करे, ऐसी पंक्तियाँ होनी चाहिए। ऐसा नहीं आप कुछ भी कविता लिख लो, ऐसा नहीं चलता है, उससे संबंधित होना चाहिए। ठीक है, फिर है हमारा यहाँ पर विचारों की क्रमबद्धता। बिल्कुल, मैं बार बार यही कह रही हूँ आपसे कि जब भी हम निबंध लिख रहे हैं तो हमारे विचारों में क्रमबद्धता यानी कंटिन्यूटी होनी चाहिए। हम उस विचारों की क्रमबद्धता को नहीं तोड़ सकते, क्योंकि जैसे ही टूटी तो निबंध की जो कथा प्रवाह है, जो धारा प्रवाह चल रहा है, वो खत्म हो जाएगा और उसके समाप्त होते ही हमारा निबंध बिल्कुल सार्थक नहीं रहेगा, निरर्थक हो जाएगा, क्योंकि हम जो बताना चाह रहे थे वो हम व्यक्त नहीं कर पाएंगे। क्रमबद्धता टूटते ही निबंध की जो सार्थकता होती है वो समाप्त हो जाती है। ठीक है,
फिर है मुहावरों एवं लोकोक्तियों का प्रयोग। बिल्कुल आप जगह जगह बीच में अगर निबंध के बीच में आप मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपके बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे और ये बहुत प्रभावशाली निबंध के उदाहरण होते हैं। ये बहुत ही निबंध को प्रभावशाली बना देता है। ठीक है, तो आपको निबंध लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है कि शब्द सीमा का ध्यान रखना है, भाषा की शुद्धता का ध्यान रखना है, विराम चिन्हों का ध्यान रखना है, उसकी मौलिकता, आपके विचार है वो मौलिक होने चाहिए वो ध्यान रखना है, विषय के अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए, यानी कि विषय को इधर उधर नहीं भटकाना है, आपको विषय पर ही रहना है। ठीक है, किसी सूक्ति, उदाहरण, सुभाषितानी या काव्य पंक्ति का प्रयोग करना हो तो आप कर सकते हो, उससे निबंध को आप प्रभावशाली बना सकते हैं। ठीक है, विचारों की क्रमबद्धता, विचार जब आप अपने भावों को व्यक्त कर रहे हैं तो उसमें कंटिन्यूटी रहनी चाहिए, क्रमबद्धता रहनी चाहिए और मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग करके आप अपने निबंध को और अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं। तो ये सारी थी हमारी निबंध को प्रभावशाली बनाने के लिए, यानी कि अच्छे निबंध लिखने के क्या क्या गुण होने चाहिए, ये सारी इसमें चीजें समाहित थी। अब हम पढ़ते हैं निबंध। देखिए सबसे ये तो मैंने जो इतना बताया आपको कि निबंध कैसे लिखा जाता है, क्या होता है, ये सारी चीजें बता दी। ठीक है, अब हम एक टॉपिक लेकर आए हैं एक उदाहरण के रूप में कि निबंध कैसे लिखना चाहिए। बिल्कुल उदाहरण जैसा है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है, लेकिन आपको जब लिखना है तो बहुत अच्छे से और डिटेल में लिखना है। ठीक है, जितनी शब्द सीमा दी है उतने शब्द सीमा के अनुसार आपको लिखना है। ठीक है, जैसे प्रारूप कैसे होता है, मान लीजिए मैंने एक टॉपिक लिया यहाँ पर प्रदूषण। ठीक है, इस प्रदूषण पर हमें एक निबंध लिखना है तो सबसे पहले हम प्रारूप तैयार करेंगे। सबसे पहले हम प्रस्तावना लिखेंगे, हमको ऐसी रूपरेखा बनानी है। आप प्रारूप भी बोल सकते हैं और यहाँ पर आप रूपरेखा भी लिख सकते हैं। अब रूपरेखा में आप क्या करेंगे, पहले प्रस्तावना लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे हमारा टॉपिक क्या है यहाँ पर प्रदूषण। तो प्रदूषण के बारे में प्रस्तावना के अंदर बहुत सी चीजें आप बता सकेंगे, ये हम आगे देखेंगे क्या करते हैं। ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे प्रदूषण का अर्थ, यानी कि हमने जो टॉपिक लिया उसका अर्थ क्या है। फिर उस प्रदूषण के अगर कोई विषय विस्तार, मतलब उस प्रदूषण के अगर प्रकार है तो आप प्रकार बताएंगे, प्रदूषण के और लाभ और हानि है तो लाभ हानि बताएंगे, या फिर कारण और परिणाम है तो कारण परिणाम बताएंगे। जैसे आतंकवाद है, उसके क्या क्या कारण होते हैं, क्या क्या परिणाम होते हैं और क्या प्रभाव होता है। ठीक है, तो यहाँ प्रदूषण के कारण और प्रभाव और लाभ हानि नहीं, हम यहाँ पर पढ़ेंगे प्रदूषण के प्रकार कि प्रदूषण सबसे पहले कितने प्रकार का होता है। ठीक है, और प्रदूषण संतुलन के उपाय, यानी कि प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं, हम क्या क्या कार्य कर सकते हैं, वो यहाँ पढ़ेंगे। और अंत में पढ़ेंगे हम क्या पढ़ेंगे, उपसंहार। तो देखिए एक निबंध लिखने के लिए हमें इन चीजों को लिखना बहुत आवश्यक है, यानी कि आपने अगर रूपरेखा बनाई है तो जो परीक्षक होता है, यानी कि जो भी आपका एग्जामिनर है जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है, तो वो सबसे पहले आपके फ्रंट में ये अगर रूपरेखा बनी हुई देख ली तो वो समझ जाएगा कि हाँ बच्चे ने इसके अनुसार पूरे निबंध को लिखा है। ठीक है, और अगर ये नहीं लिखी है तो आप उसको क्या पूरा एक एक क्वेश्चन एक एक लाइन देखनी पड़ेगी, तो इतना टाइम किसी के पास रहता नहीं है, आप सभी को पता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप निबंध लिखते हैं तो इस प्रकार से रूपरेखा अवश्य बनाइए, इसके अलग से मार्क्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं प्रस्तावना कि प्रस्तावना क्या होती है। देखिए हम देखते हैं कि इसमें प्रदूषण की, हम प्रदूषण हमारा टॉपिक है और उसी की हम प्रस्तावना देखते हैं किस प्रकार से लिखनी है। ये एक सिर्फ एक उदाहरण है, मैं एक उदाहरण के लिए लेकर आए हैं हम लोग ये जो प्रदूषण का टॉपिक है। और भी आपके एग्जाम में और भी टॉपिक आ सकते हैं, लेकिन लिखने का जो तरीका है वही बता रही हूं मैं कि आपको किस प्रकार से निबंध रचना करनी है। ठीक है, जैसे प्रस्तावना में भी क्या लिखना है कि हम प्रदूषण के बारे में लिख रहे हैं तो क्या लिख रहे हैं, विज्ञान के इस युग में जहां हमें कुछ वरदान मिले हैं वहीं अभिशाप भी मिले हैं, और इसके अलावा ऐतिहासिक कहे या सामाजिक बदलाव, इसका हमारे युवा पीढ़ी पर बहुत बुरे असर पड़ते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं हो जाएगा। जिस प्रकार प्रदूषण विज्ञान की कोख में जन्मा, वैसे ही कुछ ऐसे प्रदूषण है जो इंसान के सोच से पनपा है। बढ़ता प्रदूषण वर्तमान समय की एक सबसे बड़ी समस्या है जो आधुनिक और तकनीकी रूप से उन्नत समाज में तेजी से बढ़ रहा है।
प्रदूषण के कारण मनुष्य जिस वातावरण या पर्यावरण में रह रहा है वह दिन ब दिन खराब होता जा रहा है। इस प्रकार से आपको प्रस्तावना में लिखना है कि प्रस्तावना यानी कि प्रदूषण क्या है, ये किस प्रकार से फैल रहा है, क्या हो रहा है। आपको किसी भी विषय में, मान लीजिए आतंकवाद का ले लिया, तो आतंकवाद क्या है पहले ये बताना है आपको, ठीक है। उसके बाद क्या ये हमारे जो समाज में है वो किस प्रकार दीमक की तरह फैल रहा है वो बताना है आपको। तो वो होती है यहाँ पर प्रस्तावना, ठीक है। आगे है, कहीं अत्यधिक गर्मी सहन करनी पड़ रही है तो कहीं अत्यधिक ठंडी। इतना ही नहीं, समस्त जीवधारियों को विभिन्न प्रकार की बीमारियों का भी सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। और प्रकृति और उसका पर्यावरण अपने स्वभाव से शुद्ध, निर्मल और समस्त जीवधारियों के लिए स्वास्थ्यवर्धक होता है, परंतु किसी कारणवश यदि वह प्रदूषित हो जाता है तो पर्यावरण में मौजूद समस्त जीवधारियों के लिए वह विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करता है, ठीक है। जो जो मानव सभ्यता का विकास हो रहा है त्यों त्यों पर्यावरण में प्रदूषण की मात्रा बढ़ती ही जा रही है। इसे बढ़ाने में मनुष्य के क्रियाकलाप और उनकी जीवन शैली काफी हद तक जिम्मेदार है। इस प्रकार से आपको प्रस्तावना लिखनी है। तो ये थी हमारी प्रदूषण की प्रस्तावना। तो प्रस्तावना इतनी होनी, मतलब इससे थोड़ी कम या इससे ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन इतनी होनी चाहिए प्रस्तावना, तभी आपका निबंध एक अच्छा निबंध कहलाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी प्रस्तावना। अब हमारा दूसरा टॉपिक क्या था कि प्रदूषण का अर्थ, कि प्रदूषण का अर्थ क्या है, कि प्रदूषण कहते किसे है, ठीक है। तो ये रहा हमारा प्रदूषण का अर्थ कि प्रदूषण पर्यावरण में दूषित पदार्थों के प्रवेश के कारण प्राकृतिक संतुलन में पैदा होने वाले दोष को कहते हैं, ठीक है। क्या है, क्या अर्थ है, प्रदूषण किसे कहते हैं। तो अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सबकी एक जैसी डेफिनेशन होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। आप किसी विषय को किस तरह से समझते हैं वही आपकी परिभाषा है। आपको क्या लगता है प्रदूषण क्या है, इससे अलग भी डेफिनेशन हो सकती है, इससे अलग भी परिभाषा हो सकती है, आप बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको रटी रटाई परिभाषा लिखनी है, क्योंकि जो टॉपिक आते हैं वो ऐसा नहीं कि हम जो पढ़ के गए हैं वही आएंगे। तो हो सकता है आप जो नहीं पढ़ के गए हैं लेकिन आप उसके बारे में जानते हैं, तो अपने विचारों में भी आप अपने शब्दों में भी परिभाषा का निर्माण कर सकते हैं। बस आप उसमें इन्वर्टेड जो कॉमा होता है, ये डबल वाला, ये ऐसा वाला, ये मत लगाना, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि किसी व्यक्ति द्वारा कहा गया एक एक शब्द, ठीक है। तो उसके पहले हमें यहाँ पर किसी लेखक का नाम लिखना पड़ता है, किसने, ये किसकी परिभाषा है, इस प्रकार। तो आप वो परिभाषा अपने शब्दों में बना सकते हैं, ठीक है, उसका अर्थ लिख सकते हैं। प्रदूषण का अर्थ है, प्रदूषण का क्या अर्थ होता है वैसे, सभी कुछ प्रदूषित, हवा, पानी, जल, हमारा वातावरण, पर्यावरण, हमारे पर्यावरण में इतनी सारी गैसेस है वो सारी प्रदूषित है, ठीक है। कुछ गैसेस नहीं आनी चाहिए, जैसे पराबैंगनी किरणें हमारी धरती पर नहीं आनी चाहिए तो वो आ रही है, ठीक है। मतलब कि इस प्रकार से कई प्रकार की जो गंदगी है वो क्या है, प्रदूषण। पानी कितना गंदा हो रहा है, हवा कितनी गंदी हो रही है, हमारे जो क्या कहते हैं ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, कई प्रकार के प्रदूषण होते हैं, तो वो प्रदूषण इसके अंदर आएंगे, इस हमारे टॉपिक में आएंगे। तो कौन कौन प्रदूषण का अर्थ क्या है कि हवा, पानी, मिट्टी आदि का अवांछित द्रव्यों से दूषित होना, जिसका सजीवों पर प्रत्यक्ष रूप से विपरीत प्रभाव पड़ता है, तथा पारिस्थितिक तंत्र को, पारिस्थितिक तंत्र किसे बोलते हैं, यानी कि एक जीव का दूसरे जीव से संबंध स्थापित जो होता है वो क्या होता है, प्रकृति का मनुष्य से और मनुष्य का प्रकृति से जो संबंध स्थापित होता है वो पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है, ठीक है। तो पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान द्वारा अन्य अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ते हैं वे क्या कहलाते हैं, प्रदूषण कहलाता है, ठीक है। यानी कि जहाँ पर हवा, पानी, मिट्टी, ये हमारे विचार है, हम क्या समझते हैं, हमें अपने विचारों में व्यक्त करना है, लेकिन हमें रूपरेखा बनाकर और उसके बाद उस रूपरेखा में प्रस्तावना लिखनी है और टॉपिक का अर्थ लिखना है, उसकी परिभाषा लिखनी है, फिर उसके प्रकार बताने। अगर हम प्रकार नहीं बता सकते हैं, जैसे कोई और टॉपिक हो गया, आतंकवाद हो गया, तो हम आतंकवाद के प्रकार नहीं बताएंगे, आतंकवाद के कारण बताएंगे, परिणाम बताएंगे, तो कुछ अलग हो सकता है। जरूरी नहीं है मैंने यहाँ प्रदूषण के प्रकार बोले हैं तो आप भी उसमें प्रकार ही लिखेंगे, जो उसका बनता है वह टॉपिक आप लिखेंगे, ठीक है। फिर आगे आप प्रदूषण के प्रकार कौन कौन से होते हैं, जैसे प्रदूषण कई प्रकार के होते हैं, जैसे वायु प्रदूषण होता है, ठीक है, ये होता है, जल प्रदूषण होता है, भूमि प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण हुए, और प्राकृतिक प्रदूषण कई, ठीक है। तो प्राकृतिक जो
प्राकृतिक जो प्रकृति पर असंतुलन पैदा करने से उत्पन्न होता है। दूसरा हमारा सांस्कृतिक और दैनिक क्रियाओं वाले प्रदूषण। ठीक है, कौन कौन से प्रदूषण हुए यहाँ पर? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। ये तो हुए प्राकृतिक, और जो प्रकृति पर असंतुलन पैदा करने से उत्पन्न होता है वो होते हैं सारे प्राकृतिक प्रदूषण होते हैं। और दूसरा होता है सांस्कृतिक और दैनिक क्रियाओं वाले प्रदूषण। तो सांस्कृतिक और दैनिक क्रियाओं वाले प्रदूषण क्या होते हैं? जिसमें आचार विचार अब जो पहले था वो नहीं रहा है, वो हमारे दैनिक क्रियाओं और सांस्कृतिक विचार वाले प्रदूषण हो जाते हैं। ठीक है, तो प्रदूषण के प्रकार हमने देख लिए हैं और हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे आता है हमारा यहाँ पर जल प्रदूषण। क्या आता है? जल प्रदूषण। अच्छा, जल प्रदूषण किस किस कारण से होता है वो हमें बताना है। हम क्या समझते हैं कि हमारी नदियां गंदी हो जा रही है, पानी के अंदर नदियों में जो कल कारखाने होते हैं उनका अपशिष्ट पदार्थ प्रवाहित किया जाता है, तो उससे हमारी नदियां और नदियों से जुड़ने वाली छोटे छोटे सब जलाशय वगैरह सब हमारे गंदे हो रहे हैं। तो हम वह पानी जब पीने में लेते हैं तो वो सब क्या होता है? हमारा जल प्रदूषण है। उस जल प्रदूषण के कारण जब पानी पीने में लेते हैं तो हम हमारे उसके द्वारा हमारे शरीर में बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ चले जाते हैं और हम कई बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। तो ये जो हमारी बीमारी का कारण है वो क्या है? जल प्रदूषण है। सीधा सीधा पानी को वो इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, वर्तमान में जल प्रदूषण एक बड़ी समस्या है। वर्तमान में हमारे सभी प्रमुख नदियां जैसे गंगा, यमुना, चंबल इत्यादि सभी गंदगी से अटी पड़ी है। इनमें तरह तरह का प्लास्टिक और अन्य कचरा पड़ा हुआ है। मैंने बताया कि कारखानों से निकलने वाला अपशिष्ट पदार्थ भी नदियों में प्रभावित होता है, तो नदियां सारी गंदी हो रखी है। तो इस कारण से क्या हो रहा है? सभी जगह जल प्रदूषण हो रहा है। वो नदियां जब बहती हुई महासागर में जाती है तो महासागर में अब बहुत से अपशिष्ट पदार्थ प्रभावित हो जाते हैं, बहुत से जीव जंतु उसमें मर जाते हैं। तो वो कौन सा प्रदूषण होता है? जल प्रदूषण हो रहा है। ठीक है, आगे चलते हम दूसरा वायु प्रदूषण देखिए। तो वायु प्रदूषण आपको थोड़ा थोड़ा इसमें लिखना है, जितने भी प्रदूषण के प्रकार है। जैसे ही आप अपने टॉपिक के उसमें भेद लिखते हैं या फिर कारण लिखते हैं, तो कारण का जो टॉपिक बनाते हो, पॉइंट बनाते हो, उस पॉइंट के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना है। आप क्या जानते हो उसके बारे में? ये पॉइंट बनाया आपने तो उसके बारे में क्या जानते हो वो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि वायु प्रदूषण चिंता का विषय है, क्योंकि विश्व में सबसे ज्यादा वायु प्रदूषित शहरों की सूची में शीर्ष स्थान पर हमारे देश के ही शहर आते हैं। ठीक है, शीर्ष में हमारे देश के ही शहर आते हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारे देश में वायु प्रदूषण किस तेजी से बढ़ रहा है। हमारे देश में हर साल वायु प्रदूषण की वजह से 12.4 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है और यह आंकड़ा साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है। ये आप लिख सकते हैं। अगर प्रदूषण का आता है तो आप इस प्रकार से अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। और भी कई आपके विचार है तो वो भी व्यक्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये नहीं लिख रहे हैं और दूसरे विचार है तो वो भी व्यक्त कर सकते हैं। जरूरी नहीं है आप वायु प्रदूषण के बारे में यही लिखे जो इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो कौन कौन सा हुआ? हमारा जल प्रदूषण हो गया और वायु प्रदूषण हो गया। अब आता है हमारा यहाँ पर ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण क्या होता है? जो शोर शराबे से जो प्रदूषण होता है। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण लाउड स्पीकर, हॉर्न, वाहनों की खड़खड़ाहट, मशीनों की आवाज, हवाई जहाज की आवाज, कंस्ट्रक्शन का कार्य, बादलों की गड़गड़ाहट इत्यादि कारणों से ध्वनि प्रदूषण होता है। प्रदूषण है ना, जोर से मान लीजिए कोई मोटरसाइकिल गई यहाँ से और उसका जो साइलेंसर है वो सब खराब हो गया है, तो कैसी भट 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 करते हुए जाती है, तो वो कितना शोर करती है। तो उससे हमारे कानों में एक अजीब सी चीज़ पैदा होती है ना, यानी कि हमें वो अच्छी नहीं लगती है, कर्कश ध्वनि लगती है, तो हम हमारे कानों को बंद कर देते हैं। तो जो आवाज़ हमें हमारे मन को या हमारे कानों को अच्छी नहीं लगती है या हमें उसको हमारे कानों को बंद करने की आवश्यकता पड़ जाती है, तो वो तो प्रदूषण है, वो तो प्रदूषण ही फैला रहे हैं। ठीक है, एक मधुर ध्वनि आती है, मान लीजिए कोई सुर बज रहा है तो वो तो बहुत अच्छा लगेगा, संगीत बज रहा है, लेकिन संगीत भी जब तेज आवाज़ में बजता है तो वो संगीत भी अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो इस प्रकार के होते हैं ये ध्वनि प्रदूषण। तो जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ठीक है, और ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, अब आता है हमारा
ये तो थे प्रदूषण के प्रकार और उनकी डिटेल हमने पढ़ी। अब हम उपसंहार कैसे लिखते हैं, उपसंहार का मतलब निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन कैसे आप निकालते हैं, ये देखना है कि आपने पूरा निबंध तो लिख दिया, ठीक है, अब पूरे निबंध को आप किस प्रकार से निष्कर्ष निकाल के एंड में बताएंगे, ये अब इसमें देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि विभिन्न प्रकार के प्रदूषण से बचने के लिए चाहिए कि अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाए। बिल्कुल, हमें क्या करना चाहिए इस प्रदूषण को कम करने के लिए, रोकने के लिए हमें क्या क्या कदम उठाने चाहिए, ये इसमें बताया गया है। हरियाली की मात्रा अधिक हो, सड़कों के किनारे घने वृक्ष लगे हुए हो, ठीक है, आबादी वाले क्षेत्र खुले हो और हवादार हरियाली से ओतप्रोत हो। कल कारखानों को आबादी से दूर रखना चाहिए, बहुत दूर रखना चाहिए, ठीक है, जिससे वहाँ से चिमनियों से निकला हुआ धुआं लोगों तक न पहुँचे। और उनसे निकले प्रदूषित मल को नष्ट करने के उपाय सोचना चाहिए। उनको पानी में प्रवाहित नहीं करना चाहिए, क्योंकि कल कारखानों से जो निकलने वाला अपशिष्ट होता है वो सीधे नदियों में चलाया जाता है और इसलिए हमारी सारी नदियाँ आज गंदी हो रही है, ठीक है। उपाय सोचना चाहिए। प्रदूषण से बचने के लिए प्रदूषित ईंधनों को बंद करें, ठीक है, जितने भी ईंधन होते हैं उन ईंधनों को बंद करना चाहिए और सबसे पहले 4 व्हीलर का उपयोग बंद करना चाहिए। तो ये तो संभव नहीं है, ये तो ठीक है। तो इस प्रकार से आपको उपसंहार लिखना है कि आप उस टॉपिक के बारे में, जो टॉपिक है, जो आपका विषय है, उस विषय के बारे में कुछ अच्छा क्या कर सकते हो, या मान लीजिए प्रदूषण है तो उसको दूर करने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं, आतंकवाद है तो उसको दूर करने के लिए आप क्या कर सकते हो, ठीक है, समाज में फैलने से रोकने के लिए क्या कर सकते हो। मान लीजिए कोरोना महामारी में आ गया है तो आप उपसंहार में क्या लिखेंगे कि कोरोना महामारी से बचने के लिए हमें निष्कर्ष है तो अब हमें किस प्रकार के कदम उठाने चाहिए और किस प्रकार का जीवन यापन करना चाहिए। इस प्रकार से आपको अपने निबंध में ये सब लिखना है, तब तो आपका निबंध बहुत ही अच्छा और अच्छे मार्क्स वाला हो जाएगा, ठीक है। और है हमारा ये जो उपसंहार, इस प्रकार देखा जाए तो हर तरह का प्रदूषण युवा वर्ग के लिए एक समस्या है, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक प्रदूषण होता है, ठीक है। हर तरह के प्रदूषण में जल, वायु, ध्वनि इत्यादि आते हैं। इन सब से बचने का एक ही उपाय है और वह क्या है कि हमें प्रदूषण को रोकने के लिए कुछ न कुछ सख्त कदम उठाने चाहिए, ठीक है। तो ये था आज हमारा निबंध, और मैंने निबंध किस प्रकार लिखना है, आपको किस प्रकार टॉपिक वाइज लिखना है, उस विषय से संबंधित कौन कौन सी रूपरेखा बनानी है, सबसे पहले प्रस्तावना, फिर उस विषय का विस्तार और फिर उपसंहार। इस प्रकार से 3 टॉपिक से आप 3 नहीं, ऐसे समझ रहे हैं कि विषय विस्तार में मैंने आपको एक ही टॉपिक दिया कि निबंध के 3 अंग है, प्रस्तावना, विषय विस्तार और उपसंहार। तो विषय विस्तार को आप बढ़ाकर 3 या 4 टॉपिक और बना सकते हैं, ठीक है। विषय विस्तार में जैसे हमने प्रदूषण का अर्थ ले लिया, प्रदूषण के प्रकार ले लिए, तो 2 और बढ़ गए, तो हमारे तो बढ़ गए, आप भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। मैंने और भी आपको विषय बताए, जैसे आतंकवाद है या फिर कोरोना महामारी है, इनके ऊपर आप बना सकते हैं कि कोरोना महामारी के क्या कारण है, कोरोना फैलने के क्या कारण है, उसके लक्षण क्या है, उसको कैसे बचाया जा सकता है, ये सब आप और भी टॉपिक बना सकते हो। विषय विस्तार के 2-3 टॉपिक और बन सकते हैं, बाकी प्रस्तावना और उपसंहार वहीं रहेंगे जहां इनका स्थान है। सबसे ऊपर रूपरेखा में प्रस्तावना और सबसे नीचे उपसंहार। तो ये था आज हमारा निबंध का टॉपिक, जिसमें आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। स्कोरिंग मार्क्स है ये, देखिए स्कोरिंग सब्जेक्ट है ये टॉपिक बिल्कुल, तो आप इसमें बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं, पूरे में से पूरे भी ला सकते हैं अगर आप इस प्रकार से निबंध लिखते हैं तो, ठीक है। फिर अगली कक्षा लेकर फिर हाजिर होते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।